हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वेल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्लास 12th रसायन विज्ञान हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और यार, हम लोग टारगेट 90+ लेकर चलें बच्चों, तो हम लोगों को यार एकदम टॉपिक्स को अच्छे से समझते हुए चलना है और आप लोगों को नोट डाउन भी अपने कॉपी में करना है। साथ ही साथ आप लोग बच्चों नोट डाउन भी करते रहेंगे तो आप लोगों को चीज़ें और अधिक समझ में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारे पास ये राउल्ट्स का नियम का जो परिभाषा है दोस्तों, ये तो लिखा हुआ है, बट मैं आप लोगों को रटाता नहीं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ यार। तो इसीलिए मैं आप लोगों को राउल्ट्स के नियम को एकदम बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, हमारे पास, अगर मैं चाहता तो आप लोगों को परिभाषा रटा देता, बट मैं आप लोगों को परिभाषा नहीं रटाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से डीपली समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी इजीली बन जाए, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे पास हम लोगों ने एक पात्र ले लिया है, और ये दूसरा पात्र ले लिया है, ये तीसरा पात्र ले लिया है। सिंपली आप लोग समझिए, ये दो पात्र नहीं है मेरे पास, इसको थोड़ा बनाना पड़ता, टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको बना के लाया है, ठीक है। चलो यार देखो, हमारे पास दोस्तों इसमें ये वाला जो कंटेनर है, थोड़ा सा ये जो कंटेनर है मेरे भाई, इसमें हम लोगों ने एक द्रव ले लिया है, एक लिक्विड ले लिया है, जो क्या है, शुद्ध द्रव पदार्थ जो है वो है 1 है। ये इसमें ये जो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये शुद्ध द्रव 1 है, ठीक है। और इस कंटेनर में हम लोगों ने शुद्ध द्रव 2 ले लिया है, ठीक है दोस्त। तो अब देखो यहाँ पर, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है वाष्प दाब के बारे में। क्या पढ़ा है? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो जो बच्चे वाष्प दाब वाला लेक्चर हमारा देखे होंगे, उनको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ समझ में आने वाला है, क्योंकि राउल्ट्स का नियम वाष्प दाब से संबंधित है। इसीलिए मैंने आपको राउल्ट्स के लॉ से पहले क्या पढ़ाया था, वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो यार देखो, वाष्प दाब आप लोगों को अगर पता होगा दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो राउल्ट का नियम है मेरे भाई, मैं यहीं पर आप लोगों को बता देना हो, जो राउल्ट का नियम है वह कहाँ पर लागू होता है सबसे पहले, ठीक है। तो राउल्ट का जो नियम है हमारे पास, वह द्रव प्लस द्रव, यानी द्रव प्लस द्रव, यानी दोस्तों द्रवीय, ठीक है, द्रवीय विलयन। हमारे पास आप लोगों को पता है विलयन कितने लोगों से मिलकर बनता है, 2। तो हमारे पास जो विलय है और जो विलायक है, दोनों ही द्रव होना चाहिए, यानी द्रवीय विलयन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? वाष्पशील विलय, वाष्पशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाष्पशील, जो वाष्पित होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो, हम लोगों ने इसमें शुद्ध द्रव ले लिया है 1, और इस कंटेनर में हम लोगों ने शुद्ध द्रव 2 को ले लिया है। अब देखो दोस्त, इसमें आप लोगों को पता है जो हमारे द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाष्पित होते हैं, यानी वाष्पित होते हैं, वेपर प्रेशर, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था। इस पात्र को अगर हम लोग इस तरीके से बंद कर दें, इस पात्र को भी हम लोग इस तरीके से बंद कर दें दोस्तों, तो क्या होगा, ये जो हमारा ग्रीन वाला है, यानी शुद्ध द्रव 1 है, तो इसमें केवल शुद्ध द्रव 1 है, तो ये जो होता है दोस्तों वाष्प, यानी ये जो द्रव है हमारा, ये वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा, यानी इसके जो कण हैं, किसके, द्रव के, वो वाष्पित होने लगेगा। और इसके जो टॉप पॉइंट है, यानी जो ढक्कन है हमारा ऊपर से जो हम लोगों ने बंद किया, इस पर जाकर के चिपक जाएंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, जो शुद्ध द्रव में दोस्तों होंगे, शुद्ध द्रव 1 में जो होगा, जो हमारा वाष्प दाब होगा, जो हमारा वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा मेरे भाई, वो क्या होगा, वह अगर इसको हम लोग मान लें P1 नॉट, क्योंकि ये हमारा जो शुद्ध द्रव 1 है, इसमें जो प्रेशर है P, ठीक है, और ये 1, क्योंकि 1 के कारण लग रहा है इसमें, द्रव 1 के कारण, तो P1 नॉट, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से अगर हम लोग शुद्ध द्रव 2 में देखें, तो यहाँ पर जो है ये रेड वाला, तो इसमें शुद्ध द्रव केवल हमारे पास 2 ही है, यानी जो हमारा द्रव है, एक ये शुद्ध द्रव 2 है, इसमें शुद्ध द्रव 1 है इसमें। तो शुद्ध द्रव 1 के कारण जो हमारा वाष्प दाब लग रहा था वह P1 नॉट है, और इसी प्रकार से शुद्ध द्रव 2 के कारण जो हमारा वाष्प दाब इसमें लगेगा दोस्तों, इस पात्र में, इस प्रकार से, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसको हम लोग मानेंगे शुद्ध द्रव 2 के कारण जो हमारा वाष्प दाब लग रहा है, वेपर प्रेशर लग रहा है, उसको हम लोग मान लें P2 नॉट, ठीक है, P2 नॉट मान लें। तो दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि P1 नॉट क्या है,
और P2 नॉट क्या है, ठीक है। P1 नॉट जो है वो शुद्ध द्रव 1 के कारण क्या है दोस्तों, फटाफट से मैं लिख दे रहा हूँ, शुद्ध द्रव किसके कारण, 1 के कारण, 1 के, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, चलो, शुद्ध द्रव 1 के कारण वाष्प दाब, वाष्प दाब जो हमारा कौन है, P1 नॉट है। इसी तरह से जो P2 नॉट है हमारा, ये क्या है, शुद्ध द्रव 2 के कारण, शुद्ध द्रव 2 के कारण क्या लग रहा है दोस्तों, वाष्प दाब। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए राउल्ट्स का नियम का आखिरी लेक्चर होने वाला है। आज के बाद आप लोगों को किसी का लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलो, ये हमने कहा कि P1 नॉट जो है वो शुद्ध द्रव 1 के कारण लग रहा है वाष्प दाब, और ये जो P2 नॉट यहाँ पे लग रहा है वो शुद्ध द्रव 2 के कारण लग रहा है, क्योंकि इसमें शुद्ध द्रव केवल 2 ही है और इसमें शुद्ध द्रव केवल 1 ही है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं शुद्ध द्रव A कोई मान लेता है B, तो हम लोगों ने 1 माना है और यहाँ पे 2 माना है, तो उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने 2 कंटेनर में ले लिया। अब दोस्तों, अब यदि हम लोग एक विलयन इसका बना ले, द्रव द्रव है दोनों पास, दोनों द्रव द्रव ही दोस्तों हैं, और मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जो हमारा राउल्ट्स का नियम है, राउल्ट्स का नियम जो हमारा है दोस्तों, वो क्या है, वह द्रव द्रव विलयन पर ही लागू होता है, और वो क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए। तो ये वाष्पशील ही है, देखो वाष्प के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात अगर आप लोगों की समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा। तो अब देखो यार, अब हमारे पास क्या है दोस्तों, अब छोटी सी बात है, हम लोगों ने इसको और इसको यानी शुद्ध द्रव 1 और 2 को इसमें मिला दिया विलयन के रूप में। देखो ये रेड वाला और ग्रीन वाला दोनों है इसमें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी हमारी लेक्चर। अब दोस्तों, अगर हम लोग इसको भी बंद कर दें, इसको भी अगर हम लोग दोस्तों यहाँ से बंद कर दें मेरे भाई, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात देखने को ये मिलेगी मेरे भाई, कि जो हमारे पास है इसके सतह, देखो यहाँ पर हमारा शुद्ध द्रव केवल 2 था, यहाँ पर शुद्ध द्रव 1 ही थे, तो केवल इसके पृष्ठ पर, इसके सतह पर दोस्तों केवल एक ही द्रव था ना, और इस पर केवल 2 ही द्रव था। यानी दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक ही प्रकार के द्रव थे तो वो केवल उड़ रहे थे, यहाँ पर एक ही प्रकार के द्रव थे तो केवल वो वाष्पित हो रहे थे, अर्थात उड़ रहे थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसके पृष्ठ पर क्या है दोस्तों, दोनों हम लोगों को दोनों द्रवों को मिला लिए हैं, तो दोनों द्रवों को मिलाने के बाद इसके पृष्ठ पर आधे आधे क्या हो जाएंगे, द्रव 1 भी हो जाएगा, और द्रव 1 भी होगा और द्रव 2 भी हो जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा लेक्चर दोस्तों। शुद्ध द्रव 1 भी होगा इसमें, शुद्ध द्रव 2 भी होगा। तो यार इसमें जो हमारा वाष्प दाब होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा, यानी जो हमारा रेड वाला है, जो हमारा शुद्ध द्रव 1 है, शुद्ध द्रव 2 है, ये भी उड़ेगा, और इसी प्रकार से शुद्ध द्रव 1 भी उड़ेगा। ठीक है, यानी 1 भी उड़ेगा और 2 भी, यानी ग्रीन वाला भी उड़ेगा और रेड वाला भी उड़ेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही क्या है, वाष्पशील विलय हैं, वाष्पशील द्रव हैं। ठीक है, इतनी बात अगर आप लोगों के समझ में आ गई दोस्तों, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यार यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, एक प्रकार का वाष्प दाब। तो हम लोग अगर ग्रीन, देखो इसके कारण यानी रेड वाले के कारण जो हमारा लग रहा है, इसको हम लोग मान लें P1, इसको हम लोग मान लें इस विलयन में P1, और ये जो हमारा ग्रीन वाला है इसके कारण जो लग रहा है, इसको हम लोग मान लें P2, क्योंकि जो ग्रीन वाला है ये शुद्ध द्रव 2 के कारण लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग P1 मान लिए और एक को हम लोगों ने P2 मान लिया। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फटाफट से इसको भी लिख लेते हैं कि P1 क्या है, P2 क्या है। चलो देखो, P1 P1 जो हमारा है मेरे भाई, ठीक है, इसमें हम लोगों ने शुद्ध द्रव 1 और शुद्ध द्रव 2 भी मिलाया है। तो P1 जो है वह किसके कारण लग रहा है, द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब है। P1 जो है, ये P1 द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से P2 क्या है, द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, इतनी चीज़ें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर देखो हम लोग इसमें क्या मिला है, द्रव 1 द्रव 2 दोनों मिला हुआ है, तो यार जो हमारा इस पर प्रेशर लगेगा, तो वाष्प दाब लगेगा, वह पर प्रेशर लगेगा, वो P1 P2 हो जाएगा। यानी द्रव 1 के कारण जो हमारा आंशिक वाष्प दाब होगा वो P1 होगा, और द्रव 2 के कारण जो हमारा आंशिक वाष्प दाब होगा वह P2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यार, अब यहाँ पर क्या होगा,
अब यहाँ पे हमारे राउल्ट साहब का नियम, अब आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आ गई है अगर, तो अब हम लोग राउल्ट के नियम पे चलते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है मेरे भाई कि निश्चित ताप पर, देखो निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव या पदार्थ बोल सकते हो आप लोग सिंपली, वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब? आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है दोस्तों। मोल अंश, आप लोगों को मैंने सांद्रता के पद में मोल अंश को भी पढ़ाया है, जिसको हम लोग एक्स से क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यार देखो यहाँ पर ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गई है ना, तो अभी ये अगर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है तो ये अभी आप लोगों को अभी मक्खन लगने लगेगा। कैसे लगने लगेगा आइए देखते हैं। देखो दोस्त, हमारे पास क्या है? हमारे पास है मेरे भाई सिंपली, थोड़ा सा हवा चल रहा है यार ना, तो देखो ध्यान से देखना वीडियो को, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है यार, आप लोगों को चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, राउल्ट के द्वारा क्या बोला गया है कि निश्चित ताप पर अगर विलयन में जो उपस्थित कोई भी जो वाष्पशील अवयव है या वाष्पशील पदार्थ है, तो उसका आंशिक वाष्प दाब, किसका? वो जो हमारे विलयन में जो उपस्थित हैं, दो घटक उपस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, एक है क्या? एक है शुद्ध द्रव 1 और एक है शुद्ध द्रव 2। तो यार P1, ठीक है, ये जो P1 है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? यानी जो P1 है ये किसका आंशिक दाब है? द्रव 1 का। यानी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर एक बात देखें तो द्रव 1 में क्या है? P1, और अगर इसके हम लोग अगर मोल अंश की बात करें तो मोल अंश को हम लोग x से डिनोट करते हैं और 1 यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 का हम लोग देख रहे हैं, 1 का देख रहे हैं मोल अंश। ठीक है, तो x है हमारा मोल अंश और किसका देख रहे हैं? x 1 का, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो P1 यानी दोस्तों आंशिक वाष्प दाब, किसका आंशिक वाष्प दाब? शुद्ध द्रव 1 का। तो शुद्ध द्रव 1 का जो आंशिक वाष्प दाब है वो P1 है और उसका जो मोल अंश है वो क्या है? x1 है। उसका जो मोल अंश है x1 है। इसी प्रकार से अगर हम लोग P2 को देखें, P2 को यानी आंशिक वाष्प दाब किसका? दूसरे वाले द्रव का, तो इसका जो होगा x2 हो जाएगा। यानी दोस्तों ये इसका भी क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ अगर आप लोगों की समझ में आ गई तो यही हमारा क्या कहते हैं, राउल्ट्स के नियम यही बोलते हैं। देखो यही बोला गया है कि निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश, ठीक है, जिसका आंशिक वाष्प दाब हो गया। देखो हमारा इसका आंशिक वाष्प दाब है क्या? P1, इसके कारण शुद्ध द्रव 1 के कारण यहाँ पर क्या है? इसका आंशिक दाब P1 है दोस्तों। तो P1 जो है उसमें उसके मोल, उसी अवयव के, देखो उस अवयव के मोल अंश, तो उस अवयव का मोल अंश क्या है? x1 है। ठीक है, और इसी प्रकार से P2 जो हमारा है वह शुद्ध द्रव 2 का है। तो शुद्ध द्रव 2 का जो आंशिक वाष्प दाब है दोस्तों वो P2 है, तो उसका जो मोल अंश होगा वो क्या होगा? x2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ अगर आप लोगों की समझ में आ गई है तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से जब इसको हटाएंगे मेरे भाई, मैं थोड़ा सा एक अलग पेज ले लूँ। जब हम लोग इसको हटाएंगे, किसको? ये जो x, ये जो हमारा प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है, थोड़ा सा हवा चल रहा है दोस्त ना, पंखा मैंने चालू कर लिया है। तो ये जो P1 है, क्या P1, अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो इक्वल टू, जब हम लोग बराबर लगाएंगे यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह कोई हटाता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आएगा KX1। इसी प्रकार से अगर हम लोग P2 को, तो P2 बराबर KX2। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। अगर इतनी चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है यार। अब देखो, अब अगर हम लोग यहाँ पर एक केस लगाएं दोस्तों, हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मोल अंश होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारा मोल अंश आप लोग जानते होंगे, मोल अंश में पढ़े होंगे। ठीक है, मोल अंश में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा x1 होता है प्लस x1 प्लस x2, यानी जो दोनों अवयव मोल अंश में दोनों पदार्थों का जो योग होता है दोस्तों वह सदैव एक होता है। ये आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं, अगर आप लोग जाइए ये वाला वीडियो देख लीजिएगा,
बहुत ही अच्छा लगेगा यार। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग 1 बाय 1 करके हमारी लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि जो लेक्चर्स हम कराते हैं, हम ये नहीं कि एक लेक्चर छोड़कर दूसरे लेक्चर पे पहुंच जाते हैं दोस्तों। हम धीरे धीरे लेक्चर्स को कराते हुए चलते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो ये है। अब अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखो x1 यहाँ पर x2, यानी x1 और x2 हमारा जो है, इसका जो सदैव योग होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें, अगर इसको हम लोग उठा लें, ठीक है, इसको अगर हम लोग उठा लें तो यहाँ पर देखें हम लोग को P1 इजकल टू के x1, ये है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अगर ये है हमारे पास तो क्या होगा, अगर हम लोग मान लें इसमें हम लोग अगर मान लें दोस्तों, ठीक है, हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये जो विलेन है, अगर हम लोग यहाँ पर मान लें कि x2, यार थोड़ा सा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है दोस्त। देखो x1, ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस विलेन में, इसमें अगर हम लोग देखें तो x2 जो है हमारे पास, उसको अगर हम लोग 0 मान लें, ठीक है, अगर x2 को हम लोग 0 मान लें, x2 मतलब कि हमारा जो द्रव 2 का क्या है दोस्तों, देखो द्रव 2 का क्या है, मोल अंश है। द्रव 2 का अगर मोल अंश को हम लोग मान लें 0 है, यानी इसका मोल, अगर इसका मोल नहीं है तो इसका मतलब है शुद्ध द्रव 2 है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो शुद्ध द्रव 2 है ही नहीं, यानी x2 का मान हमारे पास 0 है। अगर हम लोग x2 0 मान लें तो यानी जो शुद्ध द्रव 2 है वो इसमें मिला ही नहीं है। सपोज मान लो आप, ये एक केस है, ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा फॉर्मूला यहीं से, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देख लें, इस विलेन में हमारे पास जो x1 x2 है, इसको अगर हम लोग 0 मान लें तो दोस्तों, तो x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x1 और x2 दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो एक अगर 0 है तो दूसरा तो 1 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर आप लोग इसी चीज़ को रख दो, यानी P1, ठीक है दोस्तों। अब तो यहाँ पर देखोगे, जब आप लोग x2 को अगर आप लोग 0 मान लोगे, यानी द्रव 2 विलेन में है ही नहीं, तो इस समय के लिए जो हमारा शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब हो जाएगा, वह कितना है दोस्तों, उसका वाष्प दाब है P1 नॉट। तो यहाँ पर P1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, P1 नॉट लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने जाना कि x2 हमारा क्या है, 0 है। तो x2 अगर हमारा 0 है तो यार शुद्ध द्रव जो हमारा है, इसका मतलब है दोस्तों, x2 का मतलब होता है कि मोल अंश, किसका मोल अंश, शुद्ध द्रव 2 का मोल अंश। तो यार वो उसका मोल अंश, यानी उस विलेन में उसका कितना मोल है, कितना अंश है, तो यार कुछ अंश ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरे भाई ये विलेन में है ही नहीं। तो अगर ये विलेन में है ही नहीं तो केवल हमारे पास क्या है, ये है शुद्ध द्रव 1, यानी P1 हमारे पास। तो P1 को हम लोग लिखेंगे P1 नॉट। अब यहाँ पर आप लोग इक्वल टू के को आप लोग लिखोगे सिंपली के, और यहाँ पे x1 की जगह पर आप लोग लिखोगे 1। तो यानी ये यहाँ से हमारा आ जाएगा दोस्त P1 नॉट इक्वल टू के। तो यानी दोस्तों अगर हम लोग के का मान यहाँ पर रख दें, के का मान अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 नॉट, ये वाला हम लोग पहला वाला लिए थे। तो अगर हम लोग यहाँ पे रखें के की जगह पर क्या, P1 नॉट, P1 के की जगह पर अगर हम लोग रखें P1 नॉट का मान, आप लोगों को पता है कैसे हम लोगों ने निकाला है। वीडियो को फिर से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। P1 इक्वल टू के की जगह पर अगर हम लोग लिखें P1 नॉट और x1, ठीक है, तो ये हमारा बन करके रेडी होता है दोस्तों। P1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी P1 नॉट x1। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग P2 को उठाएं तो P2 को अगर हम लोग उठाते हैं दोस्तों, P2 को, तो P2 इक्वल टू, अगर इस बार हम लोगों ने क्या किया, इस बार हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने x2 को नहीं माना, x2 को मतलब 0 माना। यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि x2 इक्वल टू 1 और x1 इक्वल टू 0। यानी दोस्तों जब हम लोग x1 को यहाँ पर क्या मान लेंगे, x1 को जब हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, इसका मतलब कि x1 हमारे इस विलियन में है ही नहीं। जब x1 हमारे इस विलियन में नहीं रहेगा, यानी दोस्तों जो हमारा शुद्ध यानी x1 का मोल है, x1 यानी शुद्ध द्रव जो 1 का इसमें मोल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध द्रव जो हमारा है यही केवल रहेगा, यानी P2 शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब है यहाँ पर P2 है, शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब यहाँ पर P2 है, और x2 यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है मेरे भाई,
तो यहाँ पर यार आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जब यहाँ पर इसका मान 0 आ गया है यानी x1, यानी इसमें जो शुद्ध द्रव 1 का है कोई मोल अंश ही नहीं है, कोई मोल ही नहीं है, कोई अंश ही नहीं है इसमें, तो क्या होगा P2 की जगह पर हम लोग लिखेंगे P2 नॉट इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर K की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपली K और x2 की जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा P2 नॉट K की वैल्यू आ जाएगी P2 नॉट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोस्तों P2 बराबर K की जगह पर P2 नॉट और x2 हमारे पास है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो अगर इसी प्रकार से मेरे भाई, अगर इसी प्रकार से हम लोग इस विलयन का आंसर अभी तक हम लोगों ने अलग अलग निकाला, अब अगर हम लोग क्या करें कि विलयन का कुल वाष्प दाब निकालें, विलयन का कुल वाष्प दाब निकालें। ठीक है, मैं आप लोगों को यहीं पर निकाल के बता रहा हूँ। अगर हम लोग विलयन का कुल वाष्प दाब, ठीक है, यहाँ से विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब यानी दोस्तों P टोटल निकालें, अगर P टोटल निकालें तो क्या होगा, P टोटल अगर हम लोग निकालें तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि विलयन में हमारे कौन है, किसका आंशिक वाष्प दाब है, P1 और P2 का, यानी शुद्ध द्रव 1 है और शुद्ध द्रव 2 है दोस्तों। ठीक है, तो यार यहाँ से अगर हम लोग देखें कि विलयन का अगर हम लोग कुल वाष्प दाब निकालें यानी P टोटल निकालें, तो यहाँ पर क्या होगा, P टोटल अगर हम लोगों को निकालना है सिंपली P1 को प्लस P2 को हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, P टोटल यानी विलयन का कुल वाष्प दाब हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से देखें PT यानी P टोटल, अब P1 का मान यहाँ से आप लोग रखो, P1 का मान हमारे पास है P1 नॉट x1, यहाँ से है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये है हमारे पास क्या, विलयन का कुल वाष्प दाब। ये हमारे पास हो गया दोस्तों फॉर्मूला, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, आप लोगों को 100% समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो यार अगर हम लोग इसको और ज़्यादा अंदर तक लेकर जाएं, यानी इसको अगर और हम लोग डीपली पढ़ें तो क्या होगा, आप लोग जानते हो यार, हम लोग जान चुके हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से x1 का मान निकालें, x1 का मान अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो x1 इस बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, 1 माइनस x2। तो अगर हम लोग यहाँ पर x1 का मान रख दें यानी P टोटल P1 नॉट x1 की जगह पर हम लोग क्या रख दें, 1 माइनस x2। ठीक है, और ये सिंपली प्लस P2 x2। अब देखो P टोटल, देखो इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे P1 नॉट। ठीक है, और यहाँ पर माइनस P1 नॉट x2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, P2 x2। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो PT, इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो P1 नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग, इस वैल्यू को हम लोग इधर ला रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखो x2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो x2 और यहाँ से हमारा आ जाएगा P2 यहाँ पे नॉट होगा। ठीक है, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, इसको भी आप लोग ये भी हमारा इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। बट ये वाला आप लोगों के लिए इजी रहेगा, तो इस वाले फॉर्मूले से आप लोग क्या कर लोगे दोस्तों, न्यूमेरिकल्स को करोगे। ठीक है, अगर इतनी चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ सीमाएं हम लोग पढ़ लेते हैं राउल्ट्स के नियम की। तो राउल्ट्स का नियम जो है दोस्तों कहाँ कहाँ यूज़ होता है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो राउल्ट का नियम अति तनु विलयनों पर ही लागू होता है, यानी दोस्तों राउल्ट के नियम के लिए जो हमारा विलयन होना चाहिए पतला होना चाहिए, यानी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास है दूसरी बात कि इसमें जो ताप है, यानी इसमें जो हमारे पास विलयन है इसका टेम्परेचर हम लोगों को एक कांस्टेंट रखना है, एक नियत रखना है, ना ही इसको हम लोग ऊपर रखेंगे ना ही हम लोग कम करेंगे। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से ये हमारे पास है, यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। यह नियम केवल आदर्श विलयन पर ही लागू
वो होता है। तो दोस्तों आदर्श विलेन अगर आप लोगों को नहीं पता है, अभी आप लोग इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे, तो आदर्श विलेन क्या होता है मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। अगला लेक्चर हमारा आदर्श और अनादर्श विलेन के लिए ही होने वाला है। तो यार आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये हमारे रूल्स के नियम की सीमाएं थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को दोस्तों समझ में आया है तो यार आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।